गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडिशन। आज आप पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, जो मैंने पिछली क्लास में बताया उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली क्लास में मैंने बता दिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, जो हमें अभी पढ़ाई करने हैं उसके बारे में बता दिया था। टेंशन फोर्स, नॉर्मल फ्री एक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा कह रहा था कि अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो उस पर नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा एंड वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या कहा गया था, इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहा गया था। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बॉडी रेस्ट के स्टेट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन के कंडीशन में है तो मोशन के कंडीशन में रहेगी। दैट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इतना तक आप लोगों ने पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले वीडियो को देख ले, उसे पढ़ ले, तभी ये वीडियो आपको क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके। और इस न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जिसे हम नाम देंगे FBD। ठीक, इसको सीख करके हम बनाना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से बनाना है। चलिए, जैसे कि हम सबसे पहला एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 5 केजी का। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसमें पता करना है कि इसमें कितना फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमारे पास 5 है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब इस पर कोई भी फोर्स लगेगी, किसी भी तरह की फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा तो चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास एक डब्बा है। ठीक है, एक डब्बा है, ये डब्बा m kg का है। ठीक है, अब इस पर क्या क्या फोर्सेस निकलती है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास ये जो लटका हुआ है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। और फिलहाल अभी के केसेस में ये स्ट्रिंग कैसी होगी, एकदम बिल्कुल लाइट होगी, मासलेस होगी, फ्रिक्शनलेस होगी, यानी कि सब कुछ भी चीज इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग वैसी होगी। तो अब यहां पर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है हम उस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, इस m को हमने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। अब m देखिए ये लटका हुआ है, फ्रीली सस्पेंडेड है, इस पर कैसी फोर्स लगेगी, सबसे पहली बात इस पर लगेगी एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg। कहां लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड जनरली इसे हम नीचे की तरफ दिखाएंगे, डाउन की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, अब इस नीचे की तरफ इसमें क्या लग रही है, mg लग रही है। अगर सिर्फ इसमें mg लगेगी तो ये टूट करके नीचे आ जाएगा, बट अभी तक टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है इसे कोई ना कोई फोर्स ऊपर खींच करके रखा है। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में कैसी फोर्स लगती है, टेंशन वाली फोर्स लगती है। कैसे पता करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाएंगे, छाता खोल लेंगे, जो छाता का डायरेक्शन होगा वही टेंशन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस में देखेंगे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा। एंड थ्रू आउट द स्प्रिंग टेंशन का वैल्यू चेंज नहीं करता है, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूं। स्ट्रिंग चेंज होगी तभी टेंशन की वैल्यू चेंज होगी, हर स्ट्रिंग की टेंशन अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोड होगा उस पर, इसीलिए। ठीक है, तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में ये हमारा मास यहां पर है, नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ इस पर टेंशन क्या लग रहा है, T लग रहा है। When it is in equilibrium condition, जब ये
क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट ना तो नीचे गिर रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। देन इस कंडीशन में इस टेंशन का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, T का वैल्यू mg के बराबर, और तो कोई फोर्सेस इस पे लग नहीं रही है। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जितनी भी फोर्सेस है सारी भी उस पर लग जाए तो रेस्ट के कंडीशन में ही होंगी, वो मूव नहीं करेंगी। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस पर 2 kg का मास लटका हुआ है। ठीक है, और ठीक इसके नीचे एक 5 kg का मास रखा हुआ है। हमें पता करना है इस स्ट्रिंग में टेंशन T1, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2, मतलब दोनों स्ट्रिंग के टेंशंस की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होगा 2 3 4 कितना भी लटका हो, शुरुआत करेंगे सबसे पहले नीचे वाले से। ठीक है, यहां से शुरुआत करेंगे। तो 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं। ये रहा 5 kg, नीचे की तरफ क्या लगेगा 5g, m into g, मास कितना हो गया 5, g का वैल्यू g रहने देते हैं। और इसे ऊपर की तरफ कौन सा टेंशन लगेगा T1। देखिए ये नीचे की तरफ 5g, यहां पर टेंशन लगेगा T1। जब हम यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, 5 kg वाले से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, तो ये T1 का वैल्यू लिख सकते हैं 5g होगा। कब, ये सिस्टम अभी क्या है, व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ठीक है, कि ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, कि क्या चीज के कंडीशन में, या रेस्ट की कंडीशन, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा इक्विलिब्रियम का कंडीशन, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो T1 का वैल्यू 5g आ गया। अगर g का वैल्यू हम 10 ले लें तो टेंशन 1, यानी कि इस स्ट्रिंग का टेंशन तो पता चल गया 50 न्यूटन है। ठीक है, इस स्ट्रिंग का टेंशन फिलहाल क्या है 50 न्यूटन है। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले स्ट्रिंग की तरफ, इस वाले मास की तरफ, 2 kg वाले की तरफ। ये रहा हमारा 2 kg का। ठीक है, नीचे की तरफ सबसे पहले तो ये 2g लगाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस पर लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखी हुई है जमीन से ऊपर उठ करके या कहीं पर भी रखी हुई, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी 2g। दूसरी कौन सी फोर्स लगेगी, एक तो टेंशन T2 वाली फोर्स लगेगी जो उसको ऊपर की तरफ खींच करके बैलेंस करेगी। चलिए एक तो लग गया T2। अब देखिए इस 2 kg को इसके इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना, ये स्ट्रिंग भी तो इस पर टेंशन लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस पर हम बैठे हुए हैं, इस पर बैठ करके हम नीचे की तरफ देखते हुए छतरी खोलेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस तरह से, मतलब, और इसकी टेंशन क्या होगी T1 होगी ना, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, टेंशन नहीं बदलेगी। यानी कि इस वाले पर एक और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कितना लग रहा है T1। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इस T2 का वैल्यू होगा, वो जो अपवर्ड फोर्स है, जो अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल टू हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स के। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2g, यानी कि T2 का वैल्यू 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70 न्यूटन। मतलब यहां पर टेंशन कितनी आ गई 70 न्यूटन आ गई। ठीक है, आसानी से मिल गया। सोचने वाली भी बात है, ये नीचे वाली जो स्ट्रिंग है ये सिर्फ इस वेट को पकड़े रखी है, तो इस पर जो टेंशन आएगा सिर्फ इसकी वेट की वजह से आएगी। बट ये जो स्ट्रिंग है ये इसको भी पकड़ कर रखी हुई है, इसको भी पकड़ कर रखी हुई है, तो दोनों की वजह से इस पर टेंशन आएगी, तो इसकी टेंशन डेफिनेटली नीचे वाले से ज्यादा ही होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से टेंशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 2 है 5 है, नीचे 7 kg लटका दे, तब भी आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नीचे से बस शुरुआत करेंगे। ठीक है, नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, चलिए समझ में आ गया हो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3 गोला बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद से क्वेश्चन निकाल करके बना लेंगे कहीं से भी। ठीक है, या फिर खुद से ड्रॉ कर लेंगे, एक 2 kg रख लेंगे, एक 3 kg रख लेंगे, नीचे 5 kg रख लेंगे। ठीक है, चलिए मैं दे देता हूं उसे, आप लोग करेंगे खुद से। ठीक है, करके कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक, ये हो गया 2 kg, इसके नीचे हमने रख दिया 3 kg एंड इसके नीचे हमने रख दिया 5 kg। ठीक है, हमें बताना है T1
T2 एंड T3 तीनों टेंशन का वैल्यू बताना है व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। चलिए मिटा दो इसे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है, ये करवा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर, मतलब वो मोशन में नहीं आएंगे, वो क्या चीज में होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। ठीक है, रेस्ट के कंडीशन में होंगे या इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो भी कहना है कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल से एक स्ट्रिंग ऐसे, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बंधी हुई है जिसका 5 kg वेट है। ठीक है, और इसे एक और स्ट्रिंग के थ्रू यहां पर रखा हुआ है। ठीक, हमें पता करना है इन दोनों स्ट्रिंग्स में, मान लीजिए इसका स्ट्रिंग का T1 और इसका स्ट्रिंग का टेंशन है T2। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स का हमें पता करना है टेंशन का वैल्यू क्या होगा जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 व्हेन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस 5 kg की तरफ ध्यान दें, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगा 5G। ठीक है, ऊपर की तरफ इसको संभालने वाला कोई नहीं है फिलहाल, ये T1 है। ठीक है, T1 तो इसको अपनी तरफ T1 से खींच रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पर अगर बैठ जाएंगे तो छतरी इधर खुलेगी ना। T1 के लिए आप टेंशन के लिए टेंशन मत लीजिए, टेंशन के लिए जहां पर टेंशन निकालना उस पर बैठ जाइए, छाता खोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, बाकी इधर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, उधर हमको करना ही नहीं है। चलिए अब ये जो T2 है, अच्छा ये T2 मान लिया जाए 37 डिग्री बना रहा है एक्सिस से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस T2 का यानी कि जो इस पर T2 जो लग रहा है, ठीक है, इस T2 का बनाते हैं कंपोनेंट इस तरह से। ठीक है, अगर ये यहां पर 37 डिग्री है, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 37 तो ये भी 37। ठीक, और यहां पर लग रहा है T2 फोर्स, ठीक है, टेंशन वाली फोर्स। तो अब बताइए यहां पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा T2 cos 37 और ये वैल्यू हो जाएगा T2 sin 37। वेक्टर में बताया था मैंने, एंगल साइड कॉस और अदर साइड क्या लीजिए, साइन लीजिए। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। ये है हमारा 5 kg जो नीचे की तरफ लगा रहा है 5G और ऊपर की तरफ इसको बैलेंस करने के लिए कौन है, T2 sin 37। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद इस तरफ इसका लग रहा है फोर्स T1 और पीछे की तरफ लग रही है T2 cos 37। ठीक है, ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या होगा, वर्टिकल वाले को वर्टिकल से क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाले को हॉरिजॉन्टल से बैलेंस करते हैं। ऐसा सिचुएशन में आपको ये करना है। कितना हो जाएगा कि T2 sin 37 डिग्री इक्वल टू 5G। ठीक है, यानी कि T2 sin 37 का वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू 50। T2 का वैल्यू हो गया 250/3 न्यूटन। ठीक है, क्या आप लोग को याद है ना, ट्रायंगल अगर 37 डिग्री है, ये 3, ये 4, ये 5, sin 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा यहां से क्या निकल गया, हमारा T2 निकल गया। अब इसको हमने कर दिया एंड हम यहां पर लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 cos 37। T2 का वैल्यू 250/3 और T1 cos 37 का वैल्यू 4/5 यानी कि 200/3 न्यूटन। ठीक है, दूसरा टेंशन भी आ गया, T1 एंड T2 दोनों की वैल्यू निकल गई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करें इसे। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो स्ट्रिंग है और यहां पर एक मास
मास लटका हुआ है √2, इसका टेंशन T1, इसका टेंशन T2, ये 30 डिग्री पर है और ये 60 डिग्री पर है। फिर से वही क्वेश्चन है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दोनों टेंशन की वैल्यू बताएं। ठीक है, चलिए क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, तो फिर से हम वही काम करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर √2 वाले के लिए पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, √2g नीचे की तरफ। टेंशन 1 की तरफ अगर ध्यान दें तो इसका कंपोनेंट्स अगर ब्रेक करेंगे, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा T1 और ये हो गया हमारा T2, तो T1 के लिए इधर कितना आ जाएगा, T1 cos 30 डिग्री और ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, T1 sin 30 डिग्री। ठीक, T2 का कंपोनेंट अगर ब्रेक किया जाए तो वो 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा T2 cos 60 डिग्री एंड ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, T2 sin 60 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेटिव की वजह से 60 है, ये भी 60 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल करके आया फ्री बॉडी डायग्राम में, ये है नीचे की तरफ √2g। ठीक है, इस तरफ कितना है, T2 cos 60 डिग्री, इस तरफ कितना है, T1 cos 30 डिग्री। ऊपर की तरफ कितना है, ऊपर की तरफ है दो फोर्सेस, एक है T1 sin 30 डिग्री और दूसरा है T2 sin 60 डिग्री। दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही है। क्या फ्री बॉडी डायग्राम आ गया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे मिटा दे रहा हूं। ठीक है, T1 cos 30 इक्वल टू T2 cos 60, तो यहां से T1 इंटू √3/2 T2 इंटू हाफ, ये तो इससे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि T1 √3 इक्वल टू T2। चलिए यहां से वैल्यू निकला नहीं, दूसरा इक्वेशन लेके चलते हैं। T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 बराबर √2g। ठीक है, चलिए T1 sin 30 का वैल्यू हाफ, T2 sin 60 का वैल्यू √3/2 और ये हो गया √2 इंटू 10 यानी कि 10√2। ठीक है, T2 का वैल्यू रख दिया जाए, ये हो गया T1/2, T2 की जगह √3 T1 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 10√2। कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 T1/2 और T1/2, मतलब डेढ़ में आधा जोड़ देंगे तो 2T, 2T1 बराबर 10√2, T1 का वैल्यू आ गया 5√2 न्यूटन। तो पहली वाली स्ट्रिंग में 5√2 टेंशन, ठीक है, दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर T2 का वैल्यू कितना है, T1 √3, T1 का वैल्यू 5√2 इंटू √3 यानी कि 5√6 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मान लिया जाए सिस्टम इंक्लाइंड प्लेन पर आ जाए, ये रहा हमारा इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जिसके कुछ एंगल्स होंगे, यहां पर m मास का कोई ऑब्जेक्ट आ जाए और इसे यहां पर एक पुली से कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, या फिर यहां पर इसे फिक्स कर दिया जाए। चलिए फिक्स कर देते हैं, यहां पर से इसे फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, तब इस स्ट्रिंग में फिर से टेंशन क्रिएट होगा। कैसे निकालेंगे उस टेंशन को, चलिए शुरू करते हैं। समझिए इस बात को, ये जो मास m है, ये इंक्लाइंड प्लेन पर जो लटका हुआ है, सबसे पहले तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कितना, mg। अब चूंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखी हुई होती है तो उस पर लगती है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल वाली फोर्स। नॉर्मल वाली फोर्स क्या होती है, मैंने बताया था कि जब भी कांटेक्ट में आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी सरफेस के, तो वहां पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी। तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी एंड जो जस्ट सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो नॉर्मल फोर्स एक्ट की। अब इस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए नीचे कोई नहीं है।
ठीक है, या फिर mg को बैलेंस करने के लिए इसके जस्ट ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अभी तो फिलहाल ये स्ट्रिंग यहाँ पर मान लीजिए स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो यहाँ पर बैठ करके अगर देखेंगे तो इसका टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में T हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से भी T हो जाएगा। खैर वहां से ऑब्जर्व करना नहीं, हमें यहाँ से ऑब्जर्व करना है। अब क्या किया जाए, अभी तो बैलेंस हो नहीं रहा है, मतलब बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है ना, वर्टिकल की साइड एक साइड होना चाहिए या तो हॉरिजॉन्टल की साइड, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तभी तो हम इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। अब ये एक्स और वाई एक्सिस तो ऐसे आनी चाहिए, ठीक है, ये मुड़ गई ऐसे, ऐसे मुड़ गई तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, बाकी ये कैसे भी घूम जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिचुएशन तो अलग अलग होती रहती है। चलिए तो यहाँ पर हम वही काम करना शुरू करेंगे, ये है हमारा पर पॉइंट मास, यहाँ पर ऊपर में नॉर्मल फोर्स है, हम क्या करेंगे एक नीचे की तरफ बनाएंगे फोर्स, जस्ट उसके नीचे, ताकि वर्टिकल कंपोनेंट जो वर्टिकल वाला मोशन है हम उसे लगा सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू ये पता करना है, चलिए देखते हैं। ये एंगल कितना है थीटा, ये mg डायरेक्टली नीचे की तरफ लगते थे, कितना बनाएगी 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है सरफेस पर कितनी डिग्री बनाती है 90 डिग्री, तो ये भी कितनी होगी 90 डिग्री। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना निकल करके आएगी थीटा। क्लियर हुआ, जिसे नहीं क्लियर हुआ फिर से समझेंगे, ये थीटा है ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि नॉर्मल फोर्स सरफेस के साथ 90 बनाती है, तो इसके साथ भी चूंकि हमने स्ट्रेट लाइन लिया है y एक्सिस पर, ये भी 90 डिग्री होनी चाहिए लीनियर इक्वलिटी से, लीनियर इक्वलिटी से। यहां पर जब कोई स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये 180 डिग्री बनाती है ना लीनियर पेयर से, ठीक है, ये 90 ये भी 90, इधर वाली भी 90 होनी चाहिए, ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना होना चाहिए थीटा होना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर के 90 बन जाए। आई बात समझ में, तो जब आई बात समझ में तो इसे हम अब करते हैं रब। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां बन करके आएगा। अब देखिए mg के 2 कंपोनेंट्स ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि mg एंगल पर बेस्ड हो गई। अब इसके 2 कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, एंगल साइड cos, ठीक है, ये हो गया एंगल साइड cos, ये हो गया mg sin थीटा, ये कंपोनेंट ब्रेक हो गया। अब हम इस mg से कोई मतलब नहीं, अब हमें मतलब है किससे, इससे और इससे, ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। हमने यहां पर बनाया एक पॉइंट मास, ठीक, ये लग रहा है ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ लग रहा है mg cos थीटा, इधर लग रहा है टेंशन T और इधर लग रहा है mg sin थीटा, क्या हो गया, तो अब हमें mg से कोई मतलब नहीं, ये था हमारा mg जिसका कंपोनेंट्स ब्रेक हो चुके हैं। अब हमारा एक्सेल सिस्टम आ गया है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सिस्टम आ गया है। अब अगर ये रेस्ट में है तो वैल्यू कितने हो जाएगी n इक्वल टू mg cos थीटा एंड टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे याद रखें कि यहाँ पर नीचे की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा, नहीं तो टाइम कितना लगेगा ब्रेक करने में, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। आई बात समझ में, इस पर एक क्वेश्चन किया जाए, चलिए एक खूबसूरत सा क्वेश्चन इस पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 5, शायद नंबरिंग देख लेंगे, मुझे नंबरिंग याद नहीं है, ठीक है, वो आप लोग देख लेंगे खुद से। एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर रखा हुआ है 5 kg का ब्लॉक और ये कनेक्टेड है, यहां पर एक पुली से, ठीक, और यहां पर लटका हुआ है एक 3 kg का ब्लॉक, ठीक। अब क्या करना है, हमें पता करना है कि इसके स्ट्रिंग में कितनी टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है, और हमें पता करना है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल कितना होगा, मतलब हमें पता करना है थीटा पता करना है,
हमें पता करना है टेंशन, पता करना है, हमें पता करना है नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी व्हेन इट इज इन स्टैटिक कंडीशन। ये मूव नहीं कर रहा है, ये मान करके चलना है, ठीक है। व्हेन ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है, तब पता कर लेंगे। चलिए शुरू किया जाए, यहां शुरू करते हैं। सबसे पहली बार यहां पर नीचे की तरफ लगेगी 5G, ठीक है, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स N। यहां पर एंगल होगा थीटा, ये बनेगा 5G cos थीटा एंड ये बनेगा 5G sin थीटा। इस तरफ टेंशन मान लीजिए T है और इस तरफ पीछे की तरफ 5G sin थीटा है। Then we can say that the normal force is equal to 5G cos theta and the tension force is equal to 5G sin theta, ठीक है। दो इक्वेशंस तो हमारे क्रिएट हो गए, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे की तरफ देखते हैं। ये जो 3 kg है, नीचे की तरफ कितना लगाएगा 3G ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ इस पर टेंशन कितना लगेगा T। स्ट्रिंग सेम है, टेंशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है T का वैल्यू 3G के बराबर, यानी कि T का वैल्यू कितना आ गया 30 न्यूटन। अगर G का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो T की वैल्यू हो गई, हम यहां पर पुट करेंगे 30 बराबर 5 इंटू 10 इंटू साइन थीटा, 10 से 10 चला गया, साइन थीटा बराबर हो गया 3/5 एंड आप सभी को पता है कि 3/5 थीटा बराबर 37 डिग्री पर है, तो हमारा थीटा भी फाइंड आउट हो गया है, टेंशन भी फाइंड आउट हो गया, बचा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। तो इक्वेशन 1 में चले जाते हैं। फ्रॉम 1 n इज इक्वल टू 5G यानी कि 5 इंटू 10 cos 37, थीटा का वैल्यू रखेंगे cos 37 यानी कि 4/5 कितना हो गया 40 न्यूटन, ठीक है। कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आप लोग देख पा रहे हैं ना कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है जब हम इसका FBD खींचते हैं, ठीक है। नहीं तो देखने में क्या लगेगा, ओ माय गॉड कैसे होगा। चलिए एक और क्वेश्चन। चलिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, कैपिटल M और उसके ऊपर छोटी m, दोनों पर पता करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी होगी, या स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए ऊपर वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें छोटी वाली m, इसके नीचे ये सरफेस है, ठीक है। मींस इस पर अगर यहां पर देखें एक फोर्स तो नीचे लगेगी mg की तरफ, और चूंकि सरफेस पर रखा हुआ है ये सरफेस इस पर क्या लगाएगा नॉर्मल फोर्स लगाएगा। देन क्लियरली वी से दैट नॉर्मल इज इक्वल टू m इनटू g। ये पहले वाला पर तो आ गया। दूसरे वाले की बात करें तो इस पर भी एक नीचे की तरफ लगेगी mg और एक इस सरफेस, ये सरफेस इस पर फोर्स कितना लगाएगा नॉर्मल फोर्स n1, ये वाला सरफेस इस पर, ठीक है। अब यहां पर n1 का वैल्यू यहां पर क्या आया हमारे पास, ऊपर की तरफ आया n1 एंड नीचे की तरफ आया mg, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। याद कीजिए मैंने बताया था कि नॉर्मल फोर्स अकर्स इन पेयर्स, या कोई भी फोर्सेस हो वो पेयर्स में अकर्स होती है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये जो m है इसके पास एक सरफेस तो ये है, ठीक है। अब ये जो m को देखिए जरा गौर से, इसके पास ये सरफेस है, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाया तो सरफेस भी तो, सरफेस क्या है ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस है, तो सरफेस तो इस पर लगाया नॉर्मल फोर्स, ये ऑब्जेक्ट भी तो सरफेस पर पलट करके लगाया होगा नॉर्मल फोर्स, नहीं लगाया होगा। जैसे कि ये सरफेस है, इस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो सरफेस उस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ में लगा रहा है। जब हम इसको उलट दें तो ये भी तो एक सरफेस बनेगा ना इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये भी तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये सरफेस इस पर तो नॉर्मल फोर्स लगा ही लगा रहा है, किस पर, छोटी वाली मास m पर, बट ये सरफेस नीचे वाले मास m पर भी नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, ये जो मास m है इस सरफेस पर ये सरफेस नॉर्मल n लगा रहा है, n1 लगा रहा है, ये सरफेस नीचे की तरफ भी तो n1 लगाएगा ना, बट ये नीचे की तरफ n1 ये किसी के कांटेक्ट में आ नहीं रहा है, इसको हम लोग इंक्लूड सिर्फ नहीं करते हैं, बट यहां पर तो इंक्लूड होगा,
यहाँ पर जिसके नीचे ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के नीचे फाइनली सरफेस है, इसलिए यहाँ का नॉर्मल तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट पर हमें एक और फोर्स मिलेगी, कौन वाली, N मिलेगी। अब हम इसे लिख सकते हैं N1 बराबर N प्लस mg, और बड़ी N की वैल्यू कितनी हो गई, mg प्लस mg, यानी कि m प्लस m इंटू g, ये हो गई N1 की वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में। कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो गलती से भी इसे छोड़िएगा मत, या फिर एक दूसरा ऑप्शन में बताता हूं क्या होता है कि हम पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। अगर पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे तो m प्लस m वजन हो जाएगा, अब नीचे की तरफ लगेगा m प्लस m इंटू जी, और ऊपर की तरफ नॉर्मल N1। अब देखिए N1 बराबर m प्लस mg, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने वो टर्म बताया। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, एफबीडी कैसे ड्रॉ किया जाता है, डिफरेंट सिचुएशंस, अभी और भी सिचुएशंस आने बाकी हैं। ठीक है, जैसे कि एक पुली वाला सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, उसे भी मैं समझा देता हूं। मान लिया जाए हमारे पास ये एक पुली सिस्टम है। ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक M1, एक ब्लॉक M2, फिलहाल मान करके चलते हैं ये रेस्ट में है। ठीक है, मतलब ये रेस्ट में है, पुली में कुछ भी चीज मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे, कैसे कैसे इस पर फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, इस चीज को समझिए, बाकी तो फिर क्वेश्चन में होगा ही। तो अगर हम M2 की बात करें तो नीचे की तरफ M2G और ऊपर की तरफ टेंशन T, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ टेंशन T, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ये पुली कैसा है, ये पुली है मासलेस, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, जो भी है उसकी वजन की गिनती नहीं होनी है। ठीक है, टेंशन T क्यों आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों का सेम है, इसलिए दोनों का टेंशन सेम होगा। बट ये जो स्ट्रिंग से जो पुली बंधी हुई है इससे, ये तो अलग स्ट्रिंग है ना, तो उसकी स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, ये दोनों स्ट्रिंग का ऊपर के डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर पुली से देखा जाए तो इसका टेंशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर ऊपर से देखा जाए तो, यहां से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर पुली से देखा जाए तो ये हो जाएगा, और ऊपर के सरफेस से देखा जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, टी डैश, टी डैश। ठीक है, इस टी डैश का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, नीचे टी प्लस टी यानी कि 2t के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी पुली वाले प्रॉब्लम्स आएंगे तो पुली वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर t = m2g, t = m1g। ठीक है, चलिए आपको बात समझ में आ गई है कि किस तरह से लगानी है। ठीक है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे, आपके पास जो भी बुक्स है या कहीं से भी नोट्स है आप करेंगे। उसके बाद अगले वीडियोज में आपको जानना है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, मोमेंटम के बारे में जानना है, न्यूटन ने जो F = ma एक्सप्रेशन लाया वो कैसे लाया उसके बारे में समझना है, और उसमें काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होगी, उसमें मोमेंटम होगा, मेन न्यूमेरिकल्स सारे उसमें। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।